जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों हमने अपने पहले वीडियो में आपको टेंस का पहचान कैसे करें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए ताकि आपको टेंस का पहचान कैसे करें वो आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको हम पहचान कैसे करें, आइए इसी के बारे में जिक्र करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी सेंटेंस यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका पहचान करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, आइए इसी के बारे में जिक्र करते हैं। देखिए कोई भी वाक्य होगा उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं और ता हूं, ये सब कुछ मौजूद रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आदि कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं मौजूद रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये सब कुछ मौजूद रहेगा तो आप समझ जाना वो सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके फ्रेंड्स, आपका ये क्लियर हो गया। आइए नियम जानते हैं। देखिए दोस्तों, नियम कुछ इस प्रकार से है, लिखा है यदि कोई भी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बनाते समय, ओके, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस या आईईएस जोड़ देंगे। ओके, और अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है। ओके, आइए फिर से देख लेते हैं। देखिए यदि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सुविकारात्मक वाक्य में है, तो जब आप किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या होगा, एक वचनकर्ता के साथ आपको क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस या आईएस जोड़ देंगे जैसे जो मुनासिब होगा। ओके, और अगर कर्ता बहुवचन है तो आपको उसके साथ क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है। ओके फ्रेंड्स, यही है इसका कुछ नियम। आइए कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। लिखा है सीता खाना पकाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप पहले पहचानिए कि ये किस टेंस का है। आखिर में है आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। ओके, और इसके पहले क्या आ रहा है, ती है। तो मैंने बताया था जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है मौजूद रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके फ्रेंड्स, ये आपको पता चल गया। तो जब इस सेंटेंस का आपको टेंस पता चल गया तो आपको क्या करना है, इसका जो नियम है ये भी आपको आना चाहिए। नियम में मैंने क्या बताया कि अगर एक वचन करता होगा तो आपको क्रिया के साथ यस या फिर ईएस या फिर आईएस लगा देना है, और अगर बहुवचन करता होगा तो उसके साथ क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है। ओके फ्रेंड्स, यही कुछ इसमें नियम है, लेकिन कब, जब वाक्य अफर्मेटिव होगा तब। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसका जो ट्रांसलेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तो जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है। पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा होगा मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर प्लस एमपीटी जो भी होता है, इस प्रकार से होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य अफर्मेटिव में हो, सविकारात्मक में हो, तो क्या करेंगे, सूत्र कुछ इस प्रकार से लागू होगा। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपको मेन वर्ब लगाना है, मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, कर्म लगाना है, फिर एमपीटी मैनर प्लेस टाइम। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से इसका ये सूत्र है। तो आइए इसमें सब्जेक्ट कौन है इसको पहचान लेते हैं। मैंने आपको सब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताया है। मैंने बताया कि किसी भी वाक्य में आप कौन से क्वेश्चन कर दीजिए, आपका कर्ता पता चल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन करिए खाना कौन पकाती है, तो उत्तर आएगा सीता। तो चूंकि मैंने बताया था कौन से क्या पता चलता है, कर्ता, तो सीता क्या हो गया, कर्ता। तो आपको पता चल गया सीता क्या है, कर्ता। अब बचा है कि खाना क्या है। ओके, तो क्वेश्चन करिए सीता क्या पकाती है, तो उत्तर आएगा खाना। तो मैंने बताया क्या से क्या पता चलता है, कर्म का। ओके, तो खाना क्या हो गया हमारा, कर्म। अब आप जरा महसूस कर लीजिए यहां काम कौन कर रहा है, उत्तर आएगा सीता तो कर रही है। ओके, उसका काम क्या है, खाना पकाना। तो जो काम करता है उसे बोलते हैं कर्ता, और जिस काम को करता है उसे बोलते हैं कर्म। ओके फ्रेंड्स, अब बात आ रहा है कि पकाती क्या है। तो मैंने बताया था जिस भी शब्द के अंत में नानी शब्द पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्रिया। क्योंकि पकाती का मूल रूप है पकाना, तो देखिए ना आ गया कि नहीं आखिर में, तो ये क्या हो गया हमारा, क्रिया हो गया। तो हमने तो सब कुछ पहचान लिया। अब क्या करेंगे, इनका जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग है
उसी को जो है इस सूत्र के मुताबिक रख देंगे। ओके फ्रेंड्स, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम सूत्र के मुताबिक कर्ता लिखेंगे। तो इस वाक्य में देखिए कर्ता कौन है, सीता है, तो पहले सीता लिखिए। ओके, फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है, पकाना। तो पकाना का अंग्रेजी क्या होता है, कुक, लिख दीजिए कुक, हो गया। अब और मैंने आपको बताया भी है कि अगर एक वचन करता होगा तो क्रिया में यस या फिर आई एस जोड़ देंगे, जैसे जो मुनासिब होगा। तो चूंकि क्या है, सीता एक वचन है, ओके, तो आपको कुक में एस जोड़ना पड़ेगा, कुक्स हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका। अब आपका मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब बच रहा ऑब्जेक्ट, कर्म। तो इसमें कर्म कौन है, देखिए इसमें कर्म कौन है, खाना। तो खाना का अंग्रेजी क्या होता है, फूड, लिख दीजिए आप। उसके बाद कुछ बचे नहीं रहा है तो आप यहां तक खत्म कर दीजिए। ओके, अब आप प्लस हटा दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हो गया। देखिए सीता कुक्स फूड, हो गया आपका ट्रांसलेशन। आइए और कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, लिखा है बच्चे सुबह मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो आप इसको पहचानिए कि ये किस टेंस का है। तो देखिए आखिर में ते हैं आ रहा है ना, आखिर में, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ओके, तो आपको नियम भी तुरंत मालूम हो जाना चाहिए। मैंने आपको नियम बता ही दिया है कि क्या है, एक वचन करता होगा तो आपको क्रिया में यस या फिर आई जोड़ देना है, और अगर बहुवचन करता है तो क्रिया के पहले अवस्था का प्रयोग करना है। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ इसमें नियम है। और इसका जो फार्मूला होता है मैंने बताया था, जब वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, सुविधात्मक में, तो सूत्र हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैनर प्लस टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, इसको भी पहचान लेते हैं। देखिए मैंने बताया था कि एक सेंटेंस में कोई कर्ता होता है, कोई कर्म होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, बच्चे तो कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है, कर्ता हो गया। अब आप चाहे पहचान लीजिए अदर तरीके से, कह दिया जाए सुबह मैदान में क्रिकेट कौन खेलते हैं, तो तरह का बच्चे खेलते हैं। तो कौन से क्या पता चलता है, कर्ता, तो बच्चे क्या हो गया, कर्ता। क्लियर हो गया आपका। अब बच रहा है सुबह, सुबह क्या है, अब आप जानते हैं सुबह एक समय है, लेकिन इसको भी पहचान लेते हैं। कह दिया जाए बच्चे मैदान में क्रिकेट कब खेलते हैं, तो कब से क्या पता चलता है, समय का। ओके, तो ये क्या हमारा समय है, लिख लिया हमने। अब बच रहा मैदान में क्या है, तो देखिए दोस्तों मैदान आप जानते हैं एक स्थान है, लेकिन इसको भी पहचानने का अपना एक ट्रिक है, तो आइए उसको भी पहचानते हैं। कह दिया जाए बच्चे सुबह क्रिकेट कहां खेलते हैं, तो उत्तर आएगा मैदान में। तो मैंने आपसे बताया था कहां से क्या पता चलता है, स्थान का, तो ये क्या हो गया, हमारा स्थान हो गया। अब बच रहा है क्रिकेट, ये क्रिकेट क्या है, तो मैंने बताया बच्चे का काम क्या है, क्रिकेट खेलना है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। आइए इसका भी पहचान कर लेते हैं अलग तरीके से। कहते जाए बच्चे सुबह मैदान में क्या खेलते हैं, तो उत्तर आएगा क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने आपसे बताया था क्या से क्या पता चलता है, कर्म का, तो ये क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। तो हमने तो सब कुछ पहचान लिया, अब बच रहा है क्या, खेलना। तो मैंने बताया था जिस भी शब्द के अंत में नानीनी शब्द पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्रिया, तो खेलना क्या है, क्रिया। ओके, तो हमने सब कुछ पहचान लिया। बच्चे करता है, सुबह समय है, मैदान में स्थान है, क्रिकेट कर्म है, खेलना क्या है, क्रिया। तो जब हमने इनको पहचान लिया, अब करना क्या है, इनका जो वर्ड मीनिंग होता है इन्हीं को इस सूत्र के मुताबिक रख दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आइए पहले सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, तो बच्चे का अंग्रेजी लिखिए चिल्ड्रेन, प्लस आपको मेन वर्ब लगाना है मुख्य क्रिया, तो इसमें मुख्य क्रिया कौन है, खेलना, तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। अब आपको एक बात याद रखना चाहिए कि अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग होगा। ओके, और अगर ये एक वचन कर्ता होता तो अभी यहां क्रिया में यस या फिर यस लगा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर यहां सपोज ही होता तो यहां प्ले में प्ले जोड़ना पड़ता, मतलब यहां एस जोड़ना पड़ता। ओके फ्रेंड्स, और चूंकि यहां चिल्ड्रेन मतलब ढेर सारे बच्चे हैं, ओके, और इसलिए यहां ओनली प्ले होगा। ओके फ्रेंड्स, हमने आपको नियम में बता दिया पहले। तो चिल्ड्रेन प्ले हो गया, देखिए सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, अब बच रहा है ऑब्जेक्ट कर्म, तो इसमें कर्म कौन है, क्रिकेट। तो क्रिकेट का इंग्लिश क्या होता है, क्रिकेट ही होता है, लिख दीजिए क्रिकेट। और उसके बाद बच रहा है मैनर, मैनर का मतलब होता है ढंग या तरीका, तो इस वाक्य में देखिए कहीं मैनर है, नहीं, कहीं भी नहीं है, तो मतलब लिखिए। अब बच रहा है प्लेस, स्थान, तो स्थान है ना मैदान में, तो मैदान में का इंग्लिश क्या होता है, इन द फील्ड, इन द फील्ड, प्लस अब बच रहा आखिरी में टाइम, तो टाइम कौन है, सुबह, तो सुबह का अंग्रेजी क्या होता है, मॉर्निंग। तो आपको मालूम है किसी भी पहर से पहले इनका प्रयोग होता है, मैंने बताया था चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, ये सब क्या है, एक पहर है, तो पहर से पहले क्या होता है, इनका प्रयोग। ओके फ्रेंड्स, तो यहां क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग,
इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। अब आप क्या करिए, प्लस हटा दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हो गया, हो गया। देखिए, चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड इन द मॉर्निंग, हो गया ट्रांसलेशन। ओके फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया, जब कोई भी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, सुविक्रियात्मक में, तो आपको ये सूत्र का फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैनर प्लस टाइम। ओके फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात आता है कि अगर कोई सेंटेंस निगेटिव में हो, मान लीजिए अगर कोई भी सेंटेंस निगेटिव में हो, नकारात्मक में हो, तो नियम क्या लागू होगा, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि यदि हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य नेगेटिव में है, मतलब नकारात्मक में है, तो नियम क्या फॉलो होगा, आइए इसको भी देखते हैं। मैंने लिखा है, यदि कोई भी वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में हो, ओके, यदि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य कोई भी हो और वो नेगेटिव में हो, मतलब नकारात्मक में हो, तो आपको क्या करना है, एक वचनकर्ता के साथ आपको डज नॉट लगाना है। डज हमारा सहायक क्रिया है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का, ओके, और आपको डज नॉट लगाना है एक वचनकर्ता के साथ, तथा बहुवचनकर्ता के साथ आपको डू नॉट लगाना है, और फिर आपको क्या करना है, क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग कर देना है। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में नियम है। ओके, लेकिन कब, जब वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तभी आप डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, वह मुझे गाली नहीं देता है। तो देखिए दोस्तों, नहीं आ गया ना, इसका मतलब ये वाक्य कैसा है, नेगेटिव है, ओके, नकारात्मक है। और चूंकि आपको मालूम है ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य है, ओके, और आपको नियम भी मालूम है कि अगर वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट प्लस क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर कुछ इस प्रकार से सेंटेंस आता है तो सूत्र क्या होगा, आइए इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए, सूत्र हमारा कुछ इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस अगर नेगेटिव होगा तो आप नॉट लगा देना, फिर प्लस आपको वर्ब लगाना है, इसमें क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है, फिर प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर प्लस एटसेट्रा जो भी आता है, फुल स्टॉप। यही कुछ इसमें सूत्र है। ओके, तो आइए इसको पहले पहचानते हैं, वह क्या है, मुझे क्या है, गाली क्या है, इसको आप पहचान लीजिए, फिर इनका जो वर्ड मीनिंग होता है इंग्लिश का, इस सूत्र के मुताबिक रख दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मुझे गाली कौन नहीं देता है, उत्तर आएगा वह। तो मैंने बताया था कौन से क्या पता चलता है, कर्ता का, तो वह क्या हो गया, कर्ता हो गया। ओके, अब बच रहा है मुझे क्या है, तो देखिए वह गाली किसको दे रहा है, मुझे तो दे रहा है, अर्थात मुझ पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। तो मैंने बताया था जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे बोलते हैं कर्म, और जो प्रभाव डालता है उसे बोलते हैं कर्ता। तो प्रभाव कौन डाल रहा है, वह, तो वह कर्ता हो गया, और प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मुझे, तो ये क्या हो गया, कर्म हो गया। अब आप चाहे क्वेश्चन के लीजिए, देखिए वह गाली किसको नहीं देता है, तो उत्तर आएगा मुझे। ओके, तो किसको से क्या पता चलता है, कर्म का मैंने आपको बताया था, तो ये हो गया कर्म। अब बच रहा है गाली देना, तो गाली देना क्या होता है, गाली देना क्रिया होता है। मैंने बताया था जिस शब्द के अंत में नानेनी शब्द पाए जाते हैं उसे बोलते हैं क्रिया, तो ये क्या है हमारा, क्रिया। ओके, तो इतना तुम्हारा क्लियर हो गया। ओके, तो आइए इनका जो वर्ड मीनिंग है इंग्लिश में, उसी को हम इस सूत्र के मुताबिक रख देते हैं। ओके, तो देखिए पहले करता है वह, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। ओके, उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो आपको मालूम है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में जो सहायक क्रिया है वो क्या है, डू और डज। और आपको मालूम है कि अगर एक वचन करता है तो डज लगाएंगे, और अगर बहुवचन करता है तो डू लगाएंगे। ओके, तो ही के साथ क्या लगाएंगे आप, डज। और चूंकि वाक्य नेगेटिव है इसलिए आप नॉट लगा देंगे। ओके, ही डज नॉट हो गया। फिर प्लस आपको क्या लगाना है, क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है। जब आप डज नॉट का प्रयोग कर देंगे तो आपको क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्रिया कौन है, गाली देना, तो गाली देने का अंग्रेजी क्या होता है, एब्यूज। ओके, तो आपको इसी एब्यूज का ही प्रयोग करना है, एब्यूज। ओके, अगर ये वाक्य नेगेटिव नहीं होता, अगर ये अफर्मेटिव होता, अगर सपोज मान लो ये नहीं होता, तो आपको ही एब्यूजेस लगाना पड़ता। ओके, लेकिन चूंकि ये वाक्य नेगेटिव है और इसलिए आपको डज नॉट लगाना पड़ेगा, फिर क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, ही डज नॉट एब्यूज हो गया। अब गाली किसको नहीं देता है, मुझे नहीं देता, तो मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, आई। चूंकि आपको मालूम है आई हमेशा कर्ता के लिए यूज होता है, और क्योंकि ये हमेशा ये देखिए ये कर्म के रूप में आ रहा है। ओके, तो इसीलिए आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, मी, तो आपको यहां मी लिखना पड़ेगा, फुल स्टॉप। ही डजंट एब्यूज मी, वह मुझे गाली नहीं देता है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया इसका अंग्रेजी। आइए और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है, लिखा है ग्वाला हमें दूध नहीं देता है। तो देखिए नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये नेगेटिव वाक्य है। ओके, और आपको मालूम है कि ये
सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि आखिरी में ता है आ गया। ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब बच रहा नियम, तो आपको नियम भी मालूम है कि अगर वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तो एक वचनकर्ता के साथ आपको डज और प्लस बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगा देना है, प्लस क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसका भी अंग्रेजी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, इसको आप पहचानिए, ग्वाला क्या है, हमें क्या है, दूध क्या है। अगर आप इसको पहचान लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने जो आपको सूत्र बताया था उसी के मुताबिक इनका वर्ड मीनिंग रख दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हल हो गया। ओके, तो आइए ग्वाला क्या है इसको पहचानते हैं। देखिए, हमें दूध कौन नहीं देता है, उत्तर आएगा ग्वाला। तो कौन से क्या पता चलता है, कर्ता, तो ये क्या हो गया हमारा कर्ता। ओके, अब बच रहा है हमें क्या है, तो हमें क्या है, कर्म। देखिए कैसे, ग्वाला दूध किसको नहीं देता है, तो उत्तर आएगा हमें नहीं देता है। तो किसको से क्या पता चलता है, कर्म का, तो हमें क्या हो गया, कर्म। ओके, ग्वाला हमें क्या नहीं देता है, उत्तर आएगा दूध नहीं देता है। ओके, तो क्या से क्या पता चलता है, कर्म, तो दूध भी कर्म हो गया। ओके, इसमें देखिए दो कर्म है, हमें भी कर्म है, दूध भी कर्म है। ओके, अब बच रहा है देना। देना क्या है, तो मैंने आपको बताया था जिस शब्द के अंत में नानेनी शब्द पाए जाते हैं उसे बोलते हैं क्रिया। तो ये क्या है हमारा क्रिया। तो देखिए दोस्तों, सब कुछ तो हमने पहचान लिया, ये कर्ता है, ये कर्म है, ये भी कर्म है, ये क्रिया है। तो आपको क्या करना है, इनका जो वर्ड मीनिंग होता है इंग्लिश में उसी को आपको जो मैंने सूत्र बताया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस क्रिया की पहली अवस्था फिर प्लस आपको ऑब्जेक्ट एमपीटी, यही सब लगाना है। ओके, तो आइए कर लेते हैं। देखिए ग्वाला, ग्वाला का अंग्रेजी क्या होता है, मिल्कमैन। मिल्कमैन, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या बचता है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। तो आपको सहायक क्रिया यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, डज, क्योंकि मिल्कमैन एक वचन है तो यहाँ डज लगाएंगे आप। अब चूंकि नेगेटिव है और इसलिए यहाँ नॉट लगा देंगे। मिल्कमैन डजंट, डज नॉट। उसके बाद बच रहा है क्या, वर्ब, क्रिया बच रहा है। तो क्रिया क्या है, देना। तो देना का अंग्रेजी क्या होता है, गिव। तो गिव का गिवे रहेगा, क्यों, क्योंकि डज नॉट लग चुका है। ओके, जब डज नॉट डू नॉट लग जाता है तो क्रिया की पहली अवस्था आ जाती है। ओके, मिल्कमैन डजंट गिव। अब किसको नहीं देती है, मुझे, सॉरी किसको नहीं देता है, मुझे। देखिए दोस्तों, ग्वाला दूध किसको नहीं देता है, तो उत्तर आएगा हमें नहीं देता। ओके, तो मैंने आपको बताया था जब एक ही वाक्य में दो कर्म आता है सजीव और निर्जीव के रूप में, तो हमेशा आपको पहले सजीव का प्रयोग करना चाहिए फिर निर्जीव का प्रयोग। तो चूंकि हमें क्या है, सजीव है, तो हमें का अंग्रेजी क्या होता है, वी, लेकिन क्या है, ये हमेशा कर्ता के लिए होता है। ओके, और क्योंकि ये कर्म के रूप में आ रहा है तो वी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, अस, और इसलिए गिव के बाद आपको अस लिखना पड़ेगा। ओके, मिल्कमैन डज नॉट गिव अस। अब इसके बाद निर्जीव वाला कर्म लिखेंगे, तो निर्जीव वाला कर्म कौन है, दूध। तो दूध का अंग्रेजी क्या होगा, मिल्क, फुल स्टॉप। मिल्कमैन डज नॉट गिव अस मिल्क, हो गया इसका अंग्रेजी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि निर्जीव वाला कर्म सजीव से पहले लिखें तो नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं, बट आपको कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। मिल्क हो गया, फिर प्लस टू अस लिखना पड़ेगा। अगर आप अस को बाद में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए, मिल्क टू अस। देखिए, मिल्कमैन डज नॉट गिव मिल्क टू अस। ओके, कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम कल आपको इसका जो अलग हिस्सा है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम पढ़ाने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।